चलो नेक्स्ट, अब फॉर्मुलेज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है। और मैग्नेटोस्टैटिक्स के कंबाइंड, फाइनाइट फाइनाइट। चलो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे 3/2 इंटू एक्स, दैट्स वाई ये फील्ड लाइन ऐसी बनी। लेकिन इसकी फील्ड लाइन पहले तो ग्राफ ऐसा बनेगा, दूसरा म्यू 0/4 इंटू 2m आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे 3/2, ऊपर कोई एक्स नहीं है। और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इसका ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, एक ही डायरेक्शन। चलो मैग्नेटिक फील्ड इसका हमने निकाला, ये अल्फा है ये बीटा है, तो कितना आया म्यू 0/4 साइन बीटा। इस वाले का आंसर इस पॉइंट पे अल्फा बीटा, वो तो सबको याद है। तो एक कंपोनेंट इधर आएगा एक इधर आएगा, ये तो कॉमन सेंस है। अगर बीटा बड़ा है तो कंपोनेंट नीचे आएगा और ये दो डायरेक्शन में आएगा। और ये कितना बनेगा लैम्डा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अल्फा और बीटा अगर टेंडिंग टू इंफिनिटी हो गए तो ये म्यू 0 समझ गया ना, और ये बनेगा लैम्डा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट ए कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। समझ गए। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज होती है कि जो रिजल्टेंट आता है ना, एंगल बाइसेक्टर से पास होता है, रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर से पास होता है। इनको डिवाइड करो, समझ में आ जाएगा। सीडी फॉर्मूला लगाओगे, रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर से निकलता है। मैं तो ऐसे याद रखता हूं ये एंगल बाइसेक्टर वाला। ये हमने बात की थी कि इसका आंसर और इसका आंसर एक जैसा था और अगर इसका एक जैसा है तो इवन इसका भी एक जैसा होता है। तो इसका हमेशा रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर से ही आएगा, सिमेट्री है। तो इवन इसका भी एंगल बाइसेक्टर से ही आता है हर जगह, ठीक है। तो ये एंगल बाइसेक्टर से पास होता है। अरे यार, चलो, तो ये एंगल बाइसेक्टर से पास होता है। इवन आप यहां निकालोगे ना, तो यहां जो रिजल्टेंट आएगा, जैसे ये 60 डिग्री है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वो 30 डिग्री वाली लाइन से पास होगा। ये स्पेशल चीज है इसमें। इवन इसका वेरिफिकेशन देखो, ये जब इंफिनिटी था तो ये दोनों बराबर थे, तो 45 डिग्री से निकल रहा था क्योंकि वो 90 था। एंगल बाइसेक्टर किसका, दोनों एंड के एंगल का एंगल बाइसेक्टर से पास होता है। याद रहे तो अच्छी बात है, अदरवाइज एक्सप्रेशन तो है ही आपके पास, ठीक है। चलो अगला, इनमें डिफरेंस है। यहां भले ही दोनों के आंसर सेम थे, 2 के लैम्डा बाय आर, 2 के लैम्डा बाय आर, लेकिन यहां पे दोनों के आंसर में डायरेक्शन भले ही सेम है, ठीक है, क्रॉस, लेकिन आंसर क्या है म्यू 0/4 आई बाय आर इंटू पाई और म्यू 0/4 आई बाय आर इंटू 2। तो ये अलग अलग बिहेव कर रहे हैं दोनों में। इवन जब हम ये लेते तो इसका आंसर जस्ट अगर इसका b है तो इसका b/2 होगा, लेकिन अगर इसका e है तो इसका e/2 नहीं, e/2√2 है। इसका e है तो ये e/2 नहीं है, e/2 तो दोनों कंपोनेंट है, e/2√2 है। तो जल्दी जल्दी में गलती मत कर देना।
ठीक है। हाँ, तो इसके किसी भी सेक्टर का आंसर ये निकालें तो इंटीग्रेट करके तो निकल ही आएगा। वैसे दिख रहा है लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा प्लस साइन थीटा। इसके किसी भी सेक्टर का आंसर म्यू 0 बाय 4 पाई आई बाय आर थीटा। वो मैंने पता समझ में आया कैसे लिखा। मैथमेटिकली इसका और इसका एक्सप्रेशन एक सा बनता है हर एलिमेंट का। ये मैं इसलिए लिख पा रहा हूं, एक मिनट देखिएगा। इसके किसी भी डी थीटा एलिमेंट का आंसर लिखें तो आंसर आता के लैम्डा आर डी थीटा बाय आर स्क्वायर थीटा इस तरफ आता। अब ये इनफाइनाइट लें और यहां से थीटा लें और इस एलिमेंट का आंसर लिखें तो डायरेक्शन तो सही है, थीटा कहां से ले रहे हैं, इसका ऊपर से ही कर लेते हैं। तो इसका थीटा लिया, इसका थीटा। अब देखें ये डी की वैल्यू क्या आएगी। डी की वैल्यू आएगी के लैम्डा डी एक्स बाय ए सेक थीटा होल स्क्वायर, यही आता। लेकिन डी एक्स कितना है, ए टेन थीटा का डेरिवेटिव, और डीई की वैल्यू दोनों जगह सेम है। पता नहीं ये झिला नहीं झिला। रिंग में डी की वैल्यू के लैम्डा आर डी थीटा बाय आर स्क्वायर है। इसमें जो इस एलिमेंट का आंसर निकाला के लैम्डा डी एक्स, और डी एक्स खुद ही सेक स्क्वायर थीटा है, नीचे भी ये सेक स्क्वायर कट गया। तो जब डी के एक्सप्रेशन ही एक से, इवन डायरेक्शन एक सी है, इसीलिए इसका आंसर और इसका आंसर सेम आता है। और सिर्फ इन दोनों का ही सेम नहीं आता है, आप छोटे एंगल की बात करोगे तो भी सेम आएगा। मतलब अगर आप इसकी बात करोगे, इस थीटा का आंसर ठीक वही है जो उतने ही डिस्टेंस पे ये थीटा होता। इन दोनों का आंसर बिल्कुल सेम है, क्योंकि आप इंटीग्रेट करते तो एक से एलिमेंट बनते दोनों जगह। वो थीटा बाय 2 है दोनों। ठीक, और बात सही भी थी। याद करो, इसका 45 डिग्री पे था और इसका भी 45 डिग्री पे था वैसे ही। तो इन जनरल आर्क और इसका आंसर एक साथ आता है। ठीक है, आर्क का सेंटर पे और इसका सिमेट्री पे आंसर एक साथ आता है। चलो, याद आ रहा है। आगे आते हैं, थोड़ी और एनालॉजी देखते हैं। एक जैसे नहीं है, लेकिन मैं बस ये याद दिलाना चाह रहा हूं कि जैसे ये डिस्क है, डिस्क का ये एनालॉगस है। डिस्क का आंसर भले ही हमें याद है, इसका आंसर कितना होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, और थीटा क्या है ये। लेकिन इसका आंसर हमें याद नहीं है। इसका आंसर अगर एक्स पे निकालना है तो आपको इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा। समझ गए। और इसका आंसर मींस आप इसी क्वेश्चन को ऐसे सोच सकते थे कि अगर ये डिस्क रोटेट करने लग जाए ओमेगा से तो ए पे आंसर क्या आएगा। ये दोनों आंसर एक जैसे, क्योंकि आखिरकार ये मल्टीपल करंट है, तो चाहे इसका निकालो या इसका निकालो, बात तो एक ही है। बस अंतर ये आएगा कि जो हम x पे जो dx लेंगे ये, तो इसका लिखते म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2dm आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सॉरी स्मॉल आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे 3/2, और dm की वैल्यू कितनी लिखते, i इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर, और i की वैल्यू कितनी होती, सिग्मा 2 पाई आर डी आर बाय टाइम पीरियड। झिल गया। और जब यहां लिखते तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2dm बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे 3/2, यहां तक तो बिल्कुल सही है। बस dm की वैल्यू क्या लिखते, dn i a, नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन
आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस इंटू आई इंटू पाई आर स्क्वायर। झिला? नहीं झिला? कहां है डी आर? एन बाय आर इंटू डी आर, सॉरी। तो रोटेटिंग डिस्क स्पाइरल की तरह बिहेव करेगी। हमें ना इसका याद है ना इसका याद है, निकालना तो दोनों में ही। नेक्स्ट, मूविंग शीट या शीट की बात करें तो जब इनफाइनाइट शीट थी, दोनों तरफ इंफिनिटी थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, और इसी में करंट कैरिंग वायर और इंफिनिटी चारों तरफ, तो इसका आंसर कितना था? हाफ म्यू जीरो के करंट पर यूनिट लेंथ। डायरेक्शन किस तरफ होगी? इसकी डायरेक्शन बहुत आसान है, दोनों तरफ बाहर। इसकी डायरेक्शन करंट ऐसा है, ये फील आ रहा है? पैरेलल टू प्लेट होगी एक तो, और पैरेलल टू प्लेट कैसी? इस तरीके से, और इधर इस तरीके से। राइट हैंड थंब रूल से सोच लो। तो अगर हम इसको ऐसे माने तो इसकी फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म होंगी। तो अगर हम कैपेसिटर बना सकते हैं इसका पॉजिटिव प्लेट्स का, तो यहां पे भी हम काइंड ऑफ शीट का मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करने की जुगाड़ कर सकते हैं। डी एरिया ए, और यहां मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए, एनर्जी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, यहां मैग्नेटिक फील्ड म्यू जीरो के बाय टू ऐड हो गया, एनर्जी हाफ म्यू जीरो म्यू नॉट के होल स्क्वायर, अपॉन में आता है ना म्यू नॉट, सॉरी। ये इसके अंदर की एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, इनटू एरिया इनटू डिस्टेंस। तो शीट की एनालॉजी शीट से ही है। और हां, डायरेक्शन क्या होगी? इसमें भी ऊपर आएगा, बाहर भी जीरो, बाहर भी जीरो। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जीरो, तो कन्फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां कन्फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। और प्रैक्टिकली ये लाइन समझ में आ रही है? लाइंस ऐसी होंगी, ये फील आ रहा है? और यहां प्रैक्टिकली ये लाइंस अगर ये इनफाइनाइट शीट है तो बहुत इंफिनिटी पे जाके मिलती, तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड हम जीरो मान सकते हैं। काइंड ऑफ सोलेनॉइड होंगी लाइंस, लेकिन सोलेनॉइड की सर्कुलरली सिमेट्रिक होती हैं, ये पूरे प्लेन में इस तरह है। नेक्स्ट एनालॉजी शेल, लेकिन शेल की एनालॉजी वहां सिलेंडर से है, क्योंकि करंट कैरिंग शेल का मतलब नहीं है। तो जो हमने शेल में पढ़ा काइंड ऑफ उसी तरह का हमने सिलेंडर में पढ़ा, लेकिन सिलेंडर में करंट ऐसे भी जा सकता है और सिलेंडर में करंट ऐसे भी जा सकता है। ठीक है? तो इसमें इस तरह था, एनर्जी बाहर स्टोर्ड थी और एनर्जी क्यू स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहां अगर ये ऐसा है तो एनर्जी स्टोर्ड, मैग्नेटिक फील्ड म्यू जीरो एन आई, एनर्जी स्टोर्ड हाफ एल आई स्क्वायर, या तो हाफ एल आई स्क्वायर या 1/2 म्यू जीरो एन आई होल स्क्वायर, एरिया और लेंथ, या हाफ एल आई स्क्वायर। और इसी की एनालॉजी हाफ सी वी स्क्वायर। लेकिन ये वाले की बात करें, इसमें एनर्जी कितनी स्टोर्ड है, तो इसमें अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, बाहर मैग्नेटिक फील्ड है, और कैसा? वेरिएबल है। और ये समझ गए? तो अगर यहां एनर्जी निकालनी होती तो हम एक्स पे कैसे निकालते हैं? ये समझ में आया?
एक्स पे ये शेल मानते क्योंकि बी वेरिएबल है, और इस शेल के इस वॉल्यूम में एनर्जी स्टोर निकालते, तो इस पे निकालते हाफ म्यू जीरो, एक्स सेंटर से एक्स पे मैग्नेटिक फील्ड, तो म्यू जीरो अपॉन 4 पाई 2i बाय एक्स होल स्क्वायर। लेकिन इसका छोटा सा वॉल्यूम, तो 2 पाई आर डी आर इंटू लेंथ, 2 पाई एक्स डी एक्स लेंथ इंटीग्रेशन R1 से R2। और एक काफी हद तक इसमें भी तो एनर्जी हमने लगभग ऐसे ही निकाली थी, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेशन R1 से R2। बस अंतर यह है कि पूरे स्पेस का अगर इसका आंसर निकालोगे तो फाइनाइट आएगा, लेकिन इसका इंफिनिटी बन जाएगा। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स बनेगा लॉग आएगा, लॉग में इंफिनिटी बन जाएगा, और ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर था 1 अपॉन एक्स बनेगा, ये फाइनाइट आ जाएगा। क्या सोलेनॉइड में वेरिएबल होती है वैसे। देखो इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनॉइड है तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड म्यू जीरो एन आई कॉन्स्टेंट, आउटसाइड जीरो। लेकिन ये फाइनाइट है तो फिर बी इनसाइड वेरिएबल आ जाता है, और वो हमें एक फॉर्मूले से निकालना पड़ता है। तो जैसे इस पॉइंट पे निकालते, तो ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, और मैग्नेटिक फील्ड आएगा म्यू जीरो एन आई बाय 2 कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। इनडायरेक्टली वो जुड़ेंगे ही क्योंकि बीटा ऑब्ट्यूज है, ठीक है। तो ये आंसर आता है फाइनाइट सोलेनॉइड का। ये सिर्फ एक्सिस का निकाला, इवन हमें यह भी नहीं पता कि जो एक्सिस पे है वही ऊपर है। अब इवन ना ऐसे में यूनिफॉर्म है ना ऐसे में यूनिफॉर्म है, ना ही बाहर जीरो है। ये फॉर्मूला भी इनसाइड का नहीं है, ऑन एक्सिस का है। क्या अभी आएगा ना? नेक्स्ट एनालॉजी सॉलिड सिलेंडर और सिलेंडर, और ये दोनों एनालॉगस थे। इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, इसका भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसा। अंदर रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, इसका हाफ म्यू जीरो जे आर, बाहर के क्यू बाय आर स्क्वायर, और बाहर म्यू जीरो अपॉन 4 पाई 2i इनसाइड बाय आर। ठीक। एक और चीज, इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड इन 0 to r, इंटीग्रेशन से निकलेगा और आंसर आएगा, मुझे याद नहीं, 3/5 के क्यू स्क्वायर बाय आर तो आता है, ये घटा दूं, क्या ये टोटल आंसर यही था ना? और ये आंसर 0 से इंफिनिटी का था, मुझे 0 से r का चाहिए, तो r से इंफिनिटी का हटा दूं, और r से इंफिनिटी का तो कैपेसिटर ही बनेगा, क्योंकि बाहर के कैलकुलेशन तो वही होंगे जो हॉलो शेल के कैलकुलेशन होते। तो ये घटा दिया, मुझे आंसर याद नहीं था। तो कितना बना? 6 - 5 1/10,
1/10 मतलब 40 है ना, तो 1/10 के क्यू स्क्वायर बाय आर, तो क्यू स्क्वायर बाय 40 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये 0 से आर का लिखा है और ये टोटल एनर्जी, या आप इंटीग्रेट कर लो 0 से आर। ये समझ में आया लॉजिक क्या था? मैं ये कह रहा हूं आर से इंफिनिटी, जो इसका आंसर है वही हॉलो शेल का है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही सेम है बाहर तो, और हॉलो शेल का आंसर ये है, तो आर से इंफिनिटी के इंटीग्रेशन की वैल्यू ये है, और ये फॉर्मूला हमें याद है, ये इसकी टोटल एनर्जी होती है, याद है, होना चाहिए, टोटल एनर्जी है, तो 0 से आर की एनर्जी निकालनी है। लेकिन सेकंड वाले में एनर्जी इन 0 to r ये याद नहीं है, ये तो आपको इंटीग्रेशन से निकालना पड़ेगा। हां, आर से इंफिनिटी में नहीं पूछ रहा हूं, क्योंकि पक्का इसमें भी इंफिनिटी निकलेगी, आर से इंफिनिटी में लॉग बनेगा, क्योंकि बाहर तो वही होगा जो हॉलो का आंसर होता, इसीलिए 0 से आर का ही पूछ रहा हूं। और 0 से आर का हाफ म्यू 0 बी हाफ म्यू 0 जे आर होल स्क्वायर 2 पाई आर डी आर इंटू लेंथ एल। चल गया। इसकी एनर्जी निकालनी थी तो हमने क्या की, ऐसी शेल मानी आर पे, डी आर लेंथ एल, शेल के अंदर एनर्जी लिखी, इंटीग्रेट कर दी 0 से आर। तो कंक्लूजन ये है कि एनर्जी निकालना है तो इंटीग्रेशन से निकालो मैग्नेटिक वाली। अब हम हाफ एल आई स्क्वायर लगा सकते थे, अगर कुछ लगाते तो पता तो है इसका सेल्फ इंडक्टेंस क्या है। सेल्फ इंडक्टेंस सिर्फ एक ही चीज का बताया हमें, सोलेनॉइड का। नहीं, इससे हाफ एल आई स्क्वायर कंपेयर नहीं कर सकते ना, क्यों? क्योंकि वो तो टोटल एनर्जी लिखनी थी हमें। कैपेसिटर में वो एनर्जी कौन सी होती है, पूरे 0 से इंफिनिटी की है, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट एनालॉजी कैलकुलेशन में ही, और वो एनालॉजी ऐसे समझिए कि आधा सिलेंडर होता। ये सिर्फ क्वेश्चंस की एनालॉजी है, कोई इसका फॉर्मूले से लेना देना नहीं। इनका तो इनका आंसर तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आएगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा इस पॉइंट पे? किस तरफ? ऐसा? नहीं आएगा। अब ये ऐसे नहीं आ रहा समझ में, लेकिन हमारे पास तरीका तो है समझने का, कि टॉप व्यू देखें, ये ऐसे बनता, इस पॉइंट पे हमें चाहिए, तो किसी भी थीटा पे बनाए, ये डी थीटा होगा, डॉट इसका डीबी इधर आता, अब ये डीबी का कॉस थीटा होगा, झल रहा है, ये डीबी का साइन थीटा होगा, और डीबी में कोई थीटा नहीं आने वाला है, क्योंकि डीबी का फॉर्मूला ये बनेगा, पक्का समझ गए, डी आई के आर डी थीटा, झल गया। और चूंकि डीबी में तो कोई नया साइन थीटा कॉस थीटा आया नहीं, तो इंटीग्रेट करोगे 0 से पाई, तो कॉस निपट जाएगा, फिर साइन बचेगा। हाँ, या तो ऐसे करो, या फिर क्या था, दोनों तरफ सिमेट्रिक थीटा पे ले लो, आपको अंदाज लग जाएगा कि इनका आंसर क्या आने वाला है। तो इस डॉट का आंसर इधर, इस डॉट का आंसर इधर, रिजल्टेंट इधर। क्यों, सही तो आ रहा है? अरे इस पॉइंट पे राइट हैंड से निकालो, अरे ऐसे निकालो, ये इधर करके, इस वाले का इधर, इस वाले का इधर, इधर, इस वाले का इधर, 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 ये बने,
किसका? हाँ 2r/π तो ले सकते हो, लेकिन एवरेज तुम लोगे तो उधर क्या मानोगे टोटल? हाँ ले सकते हैं, बिल्कुल आंसर सही आएगा। लेकिन आप देखो इतना सड़ाई से इंटीग्रेशन में तुम उतना दिमाग लगाओगे, बिल्कुल सही आंसर सेम आएगा। तो देखो ध्यान दो, हम एवरेज से कर सकते हैं, लेकिन क्या कई बार ज्यादा जुगाड़ लगाना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। इसमें तो नहीं है। इसमें क्या होगा, सभी डीबी बराबर लेंथ के हैं, ये मानते हो? जैसे भी है ऐसे सभी डीबी बराबर लेंथ के, और अगर बराबर लेंथ के हैं तो हम उनका एवरेज सीधे कह सकते हैं 2/π आएगा, क्योंकि साइन थीटा टाइप का बन रहा है। तो सभी का 2/π आएगा। तो 2/π इंटू, assume that all are scalar, assume that magnetic fields are being added like a scalar, क्योंकि वो कंपोनेंट का सर आप 2/π ले चुके हो। तो स्केलर होता तो सभी का 2i टोटल बाय r बनता, और i टोटल k इंटू पाई r होता। तो अब ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 2/π तो आ गया एवरेज, अब आगे क्या? तो 2/π टाइम्स व्हाट? तो 2/π टाइम्स व्हाट, 2/π टाइम्स समथिंग, वो आंसर जो स्केलर एडिशन पे आता। ठीक है? और ये सिर्फ यहां नहीं, हम बहुत सारी जगह ये चीज कर चुके हैं, 2/π ले चुके हैं। ठीक है? सेंटर ऑफ मास में और बहुत सारी जगह, लेकिन हमेशा हम ये ध्यान रखते थे ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो रिंग का भी आंसर, जैसे इसका आंसर था रिंग का, तो इसके भी सभी डी सिमेट्रिक थे। तो 2/π टाइम्स k, पूरे q का स्केलर समेशन, तो q कितना है, लैम्डा आर डी थीटा बाय आर स्क्वायर। लैम्डा आर डी थीटा कितना बनेगा, पाई आर। आ गया सेम आंसर, 2k लैम्डा बाय आर बना। लेकिन ये कब करते हैं, जब ये सभी वेक्टर बराबर लेंथ के हों। ठीक है? और तब करते हैं, और 2/π इंटू ये स्केलर समेशन, कि सभी को डायरेक्ट मैग्नीट्यूड ऐड कर दो तो ये बनता। तो सभी सेम डायरेक्शन में होते तो आंसर ये आता, घूम रही है डायरेक्शन तो 2/π मल्टीप्लाई कर दिया। आ गया समझ में? ये काफी हद तक ऐसा है, ये जैसे जो प्रेशर में हम डायरेक्ट करते हैं डेल्टा पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर करते हैं, ये भी सिर्फ तभी ट्रू है जब यूनिफॉर्म प्रेशर डिफरेंस हो। तो जो एरिया प्रोजेक्टेड ले लेते हैं। ठीक है? चलो, तो या तो हम डीवी साइन थीटा का इंटीग्रेशन करें, तो μ0/4π 2i k r d थीटा बाय r इंटू साइन थीटा 0 से पाई। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन बनेगा 2, और ये देख लो 2 साइन थीटा का इंटीग्रेशन, वही बन गया होगा वैसे ही। ठीक है? सेम आंसर है। और अंतर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालेंगे तो क्या अंतर आएगा, तो अब शायद हम उसी लॉजिक से ये कह पा रहे हैं कि इनके डी भी सबके बराबर बनेंगे। ठीक? लेकिन यहां सिग्मा गिवन होगा, तो इसका आंसर आएगा 2/π टाइम्स लैम्डा बाय 2π एप्सिलॉन नॉट आर। लेकिन ये लैम्डा कितना है, इस पूरे चार्ज को एक सिंगल लाइन पे चार्ज मान लो, तो पूरे चार्ज को अगर आप सिंगल पे डिस्ट्रीब्यूट करते तो कितना बनता? ठीक है? तो कितना बनता, सिग्मा इंटू, हाँ ये तो लेंथ L है, सिग्मा इंटू पाई आर। टोटल चार्ज इक्वेट कर दो ना, इसका टोटल चार्ज होगा लैम्डा L, इसका टोटल चार्ज होगा सिग्मा इंटू पाई आर L, इक्वेट कर दो। लेकिन मैक्सिमम लोगों को यह समझ में आ गया होगा, ये कंफ्यूजिंग हो जाता है कि आंसर में हमें स्केलर समेशन करना है और आंसर हमारा लैम्डा के टर्म में होता है लाइन चार्ज का, तो लैम्डा को सिग्मा से छापना पड़ेगा।
इतने में तो हम इंटीग्रेट कर लेते। ठीक है, नेक्स्ट एनालॉजी गॉस लॉ वर्सेस एम्पियर्स लॉ। गॉस लॉ में E डॉट डी एस क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये E नेट, इसका था B डॉट डी एल नेट म्यू जीरो I इनसाइड। ये सरफेस इंटीग्रल था, तो ये 3D वाला था, ये लूप था 2D वाला, ये सरफेस थी। ठीक, स्टैंडर्ड केस दरअसल हम 2-3 के लिए ही तो निकाल पा रहे हैं। स्फीयर के लिए E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन, यहां लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए B इंटू 2 पाई आर एल, B इंटू 2 पाई आर म्यू जीरो आई इनसाइड। यहां शीट के लिए हमने जब निकाला तो ये ऐसा बना, यहां शीट के लिए निकाला तो कैसा बना, लूप ली। पता नहीं याद है कि नहीं, यहां हमारा एक्सप्रेशन बना था E इंटू ए प्लस E इंटू ए सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन, लेकिन यहां B इंटू एल, B इंटू एल इज इक्वल टू म्यू जीरो K इंटू एल। याद आया? सिलेंडर के लिए सरफेस E इंटू 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन। क्यू इनसाइड कितना है, लैम्डा एल। और यहां सिलेंडर की जगह हमने सोलेनॉइड टाइप का लिया था, और सोलेनॉइड का आंसर, और ये B इंटू एल प्लस जीरो म्यू जीरो एन एल आई। एक और केस देखा था हमने टोरॉइड, और टोरॉइड B इंटू 2 पाई आर म्यू जीरो कैपिटल एन आई। ये टोरॉइड, अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो, बाहर जीरो, और बीच में मैग्नेटिक फील्ड म्यू जीरो एन अपॉन 2 पाई आर आई। ठीक, क्या नहीं समझ में आया क्या? मैग्नेटिक फील्ड यहां जीरो, यहां जीरो, यहां से यहां मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ, चलो ये समझ में आया पहले, 1 अपॉन आर पे डिपेंड कर रहा है। अगर ये थिन हुआ तो हम यूनिफॉर्म मान सकते हैं, लेकिन अगर R1 R2 में बड़ा डिफरेंस है तो फिर ये ऐसा होगा। ठीक है, अब बताओ क्या कर रहे थे। ये और इसका मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड का ऐसा था, एजेस पे म्यू जीरो एन आई बाय 2, सेंटर पे म्यू जीरो एन आई, सेंटर के नेबरहुड में म्यू जीरो एन आई, बाहर जाने पे कम हो रहा है। लूप सर्कुलर सिमेट्री है ना। ये बताओ, इसकी फील्ड लाइन ऐसे सोचो, इसकी फील्ड लाइन ऐसी थी, इसको पूरे को घुमा दो तो ये फील्ड लाइन ऐसी घूम जाएंगी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी होंगी इसके अंदर, तो एम्पियर लूप भी उसी के पैरेलल ले लो, तभी तो B 2 पाई आर लिख पाएंगे। करंट, हर करंट क्रॉस कर रहा है ना। नहीं समझ में आया? देखो ऐसे, अब समझ में आएगा शायद। तो हर टर्न इसमें से बाहर निकल रहा है ना, तो इसीलिए तो कैपिटल एन आई टोटल ले लिया। नेक्स्ट एनालॉजी, कंडक्टर वर्सेस सुपर कंडक्टर। यहां कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
ऐसी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। लेकिन सुपरकंडक्टर की डिफरेंट प्रॉपर्टी है कि सुपरकंडक्टर क्या करता है, अपने अंदर फ्लक्स को कांस्टेंट रखता है, कीप्स फ्लक्स कांस्टेंट। ठीक है, और ये है कि अगर ये कुछ ऐसा होता, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होता, ये हम बात कर चुके हैं पहले कि ये कुछ इस तरह होता, इफ लूप इज रोटेटेड या कुछ भी चेंज किया हमने बाय पाई बाय 2, तो चूंकि पहले फ्लक्स जीरो था तो अब भी फ्लक्स जीरो ही होगा। तो अगर ये कुछ इस तरह है तो इसमें करंट ऐसा आ गया होगा, और करंट कितना आ जाएगा, एल आई इक्वल टू बी ए। ठीक है, बेहतर है बी ए माइनस एल आई लिखूं, यहां नेट आएगा बी ए, लेकिन एल आई ये बैक फ्लक्स है, लेंज लॉ वाला जो अपोज कर रहा है, और चूंकि ये कंडक्टर है तो कितना भी करंट अपने अंदर बना सकता है, तो ठीक उतना ही बनाएगा जिससे जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे टोटल काट देगा। सुपर कंडक्टर है, रेजिस्टेंस इसका जीरो। ठीक है, तो वो जितना पहले था उतना ही फिर बना लेगा। हाँ, सुपर कंडक्टर है ना, घूम रहा है, उससे वर्क थोड़ी ना कर पा रहे हो, बस घूम रहा है। ये तो ठीक वही है जैसे सैटेलाइट अर्थ के अराउंड चारों तरफ घूम रही है, तो घूम रही है। ठीक, तो वर्क डन आता हाफ एल आई स्क्वायर, इतना वर्क हमें करना पड़ेगा। हाँ, सुपर कंडक्टर में शील्डिंग का एनालॉगस कुछ और है दरअसल, फेरोमैग्नेटिक। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ये कुछ दूसरे तरीके से शील्डिंग करते हैं। देखो, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी थी तो इनका शील्डिंग करने का तरीका ये है। ये फेरोमैग्नेटिक का शील्डिंग करने का तरीका कुछ और है। ये क्या है कि सभी लाइंस अपने अंदर से बुला लेते हैं, क्योंकि यहां मैग्नेटिक फील्ड कई गुना बढ़ेगा, लाइन डेंसिटी कई गुना, लाइन डेंसिटी कई गुना, तो यहां ये मैग्नेटिक शील्डिंग है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कैसी थी कि उसने लाइंस को अपने अंदर ही नहीं जाने दिया। और वजह क्या थी कि इसमें जो चार्ज इंड्यूस हो रहे हैं उनका इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल को अपोज कर रहा है, लेकिन यहां जो पोलराइजेशन हो रहे हैं उनका मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल को सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए लाइंस कई गुना बढ़ गई। और अगर यहां कई गुना बढ़ गई तो बाकी जगह घटी होंगी, क्योंकि ये एयर है। यहां म्यू रिलेटिव मान लो 500 होता, तो लाइंस की 500 गुना इधर बढ़ गई तो इधर कम हो गई होंगी, तो ऑलमोस्ट यहां शील्डिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक शील्डिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि फेरोमैग्नेटिक की कैविटी के अंदर ऑलमोस्ट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, बाहर के मैग्नेटिक फील्ड का असर नहीं आएगा। वो है हाफ एल आई स्क्वायर, यहां से दिमाग मत लगाओ। हाँ, जैसे ये डाइइलेक्ट्रिक के है और ये म्यू रिलेटिव है, दोनों में अंतर समझना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी गई और ये लाइंस ऐसी बनेगी। मैग्नेटिक लाइंस, ये समझ पाए, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर हो जाएगा तो लाइंस दूर दूर हो जाएंगी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अंदर स्ट्रांग होगा तो पास पास आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहां पोलराइजेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, यहां पोलराइजेशन सेम डायरेक्शन में। ऑब्वियसली हम फेरोमैग्नेटिक की बात कर रहे हैं, इसका डायमैग्नेटिक का केस ऐसे ही बनेगा, क्योंकि डायमैग्नेटिक में अपोज करता है। ठीक है, अच्छी बात है, ये सिलेबस में नहीं है फेरो डाया पैरा वेरा, लेकिन जनरल नॉलेज आपको पता होनी चाहिए, खासकर वो कि शील्डिंग कैसे करते हैं, यहां कैसे करते हैं। तो ये शील्डिंग का केस नहीं है सुपर कंडक्टर, बस एक क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, अगला इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन आता है तो बस सर्कुलरली सिमेट्रिक आएगा और हाफ आर डी बी बाय डी टी
ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और लाइंस कैसी होंगी? अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो ये डॉट को सपोर्ट करेंगी, लाइंस ऐसी होंगी। अंदर होंगी या बाहर भी होंगी? बाहर भी होंगी। बस अंतर ये है कि अंदर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड आर के प्रोपोर्शनल है, बाहर 1/r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बिकॉज आपने अगर फैराडे लूप बाहर ले ली तब भी तो E इंटू 2πr इज इक्वल टू d∅dt लगेगा। बस d∅dt में πr² dB/dt आएगा। तो EMF तो अंदर भी होगा, EMF बाहर भी होगा। ठीक है, इसमें जुगाड़ ये थी, एक और जुगाड़ थी कि अगर आपको किसी जनरल पाथ के अलोंग ए और बी में E डॉट dl A टू B चाहिए तो हम निकाल सकते हैं। कितना आएगा? इस एरिया के बराबर। समझ गए? एरिया कौन सा? शेडेड एरिया जो बनाया। किसका ज्यादा होगा ईएमएफ वो तो इस पर डिपेंड करेगा कि क्रॉस बढ़ रहा है कि घट रहा है। वो तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से अंदाजा लगा सकते हो। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है तो डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। हम जा रहे हैं ए से बी, लाइन ऐसे मूव कर रही है तो डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। ऑब्वियसली ए विल बी एट हायर पोटेंशियल। दो अलग अलग चीजें हैं। पोटेंशियल VA इज मोर देन VB इफ कंडक्टर इज प्लेस्ड अलोंग लूप। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का मीनिंग ही तब है जब वहां कंडक्टर रखा हो, अदरवाइज पोटेंशियल का कोई मीनिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कंडक्टर रखा होगा उस पर धक्का लगेगा तो यहां पॉजिटिव जमा यहां नेगेटिव जमा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। अगर कंडक्टर है ही नहीं तो चार्ज ही नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ी ना है, फिर तो सिंपली E डॉट dl है। चलो लास्ट इसमें क्या था? हाँ, इसी में अगर सडन मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दिया जाए तो इंपल्सिव होगा। जैसे हम क्वेश्चन इसमें कुछ भी बना सकते हैं, जैसे मैंने क्वेश्चन बना लिया ये। इस पूरे में क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, बस एक क्वेश्चन ही बन रहा है। ये चार्ज क्यू है इतने पार्ट में, आधे में चार्ज क्यू था L/2 में, और सडनली B सडनली स्विच्ड ऑफ। तो सडन स्विच ऑफ करेंगे तो क्या होगा? एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो धक्का लगेगा। धक्का लगेगा तो इसके पास इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी आएगी, फिर हाफ I ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू mg डेल्टा h। आया समझ में? लेकिन उसके पहले हमें देखना पड़ेगा क्रॉस घट रहा है तो किस तरफ आएगा? क्रॉस सपोर्टिंग। तो पहले तो ये समझो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता ऐसे, ठीक? तो इसको हम कितना लिखते? तो यहां से x पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट x हाफ r dB/dt लिखते। तो फोर्स एट x dq इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क एट x dq इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू x। dq है लैम्डा dx, इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ x dB/dt इंटू x। ये टॉर्क आ गया। तो λ/2 x² dx dB/dt, ये आ गया टॉर्क। लेकिन टॉर्क हम इंटीग्रेट करके निकालेंगे तो 0 टू L/2 से L, L/2 से L। ध्यान दो dB/dt कांस्टेंट है, x पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है ना, तो इंटीग्रेशन तो हमारा निकल ही आएगा। λ/2 x² का x³ 3 L/2 से L dB/dt, ये हमारा टॉर्क है। लेकिन dB/dt काफी बड़ा है तो टॉर्क dt का इंपल्स, और ये आएगा λ/6 3/4 L², ये इंटीग्रेशन इनटू डेल्टा बी, और डेल्टा बी कुछ और नहीं B0 - 0 है।
7/8 क्यू, ये आया। और ये किसके बराबर है? आई ओमेगा के बराबर 1/3 ml² ओमेगा। तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी मिल गई। अब वर्क एनर्जी थ्योरम से कर देंगे, mgl1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो थीटा मैक्स आ जाएगा। और अगर साइन थीटा 1 से बड़ा आ जाए, इसका मतलब सर्कल कंप्लीट कर लिया है। ये समझ में आया क्या कहा मैंने? अगर सॉल्व करने पे साइन थीटा सही आ गया तो ठीक है कि किसी वाकई में किसी हाइट पे जाके रुक गया है। अदरवाइज अगर साइन थीटा 1 से बड़ा बड़ा आ गया, एक्चुअली जैसे -1.5 आ गया, इसका मतलब पक्का वो सर्कल कंप्लीट कर रहा होगा। क्योंकि इसमें टेंशन जीरो होने की तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना, सिलेक्ट करने की तो दिक्कत ही नहीं है, रॉड है। हैंस प्रूव्ड हो गया। चलो लास्ट डिस्कशन इसमें। तो सेल्फ इंडक्टेंस हमसे सिर्फ एक ही चीज का पूछा जाएगा, सोलेनॉइड का, और μ0 n² वॉल्यूम। म्यूचुअल इंडक्टेंस कई चीजों के पूछे जा सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक सोलेनॉइड ये है, एक सोलेनॉइड ये है, N2 N1 लेंथ L, ये पूछा होता। तो किसी एक में करंट भेजो, दूसरे का निकाल दो। तो बाहर वाले में करंट भेजेंगे तो μ0 N2 I, अंदर वाले से फ्लक्स निकालेंगे N1 L एरिया। तो Li Mi से कंपेयर करो, N1 N2 A L I, लेकिन ये एरिया कौन सा है? छोटा वाला। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है। याद आया? अंदर करंट भेज के बाहर का निकालना मुश्किल था क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन वेरिएबल है, लेकिन बाहर भेज के अंदर निकालना आसान है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूनिफॉर्म है। तो बाहर का मैग्नेटिक फील्ड अंदर के टोटल टर्न्स इनटू एरिया, Mi से कंपेयर किया, M आ गया। और हमें अच्छी बात पता है कि M12 M21 के बराबर होता है। तो मजे करो। अब कॉइल्स में एनर्जी, तो एनर्जी इसकी आती हाफ L1I1², इसकी आती हाफ L2I2², लेकिन एक कॉमन वाली आती MI1I2। हां, एक मिनट माइनस या प्लस? अरे सेम डायरेक्शन में प्लस आएगा। प्लस अच्छे से देखो और यही ध्यान रखना है ना, जो प्लस आएगा या माइनस, ये अरे रुको तो, रुक तो जाओ, इससे सोचें। पहले जब हम इसका निकाल रहे थे तो इसकी एनर्जी निकाल रहे थे तो B आ रहा था ड्यू टू दिस। अब हमने एक और कॉइल ले ली तो इसका B ऐड हो गया, और अगर B ऐड हो गया तो ये B की वैल्यू में B1 और B2 दो चीजें आ गई, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई, और स्ट्रेंथ यहां भी बढ़ी है, स्ट्रेंथ वहां भी बढ़ी है, तो ओवरऑल एनर्जी दोनों ही जगह बढ़ गई होगी। तो अगर सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन है तो ऐड होगा, अपोजिट डायरेक्शन है तो सब्ट्रैक्ट होगा। और सेम डायरेक्शन है, ऐड होगा क्योंकि B इज एडेड, या B's आर एडेड आर सब्ट्रैक्टेड। तो ये मैग्नेटिक एनर्जी से याद रखो कि एनर्जी एड अप हो रही है कि सब्ट्रैक्ट हो रही है। ठीक है? वजह एक और मैं बहुत अच्छे से वेरीफाई करके दिखा देता हूं। चलो, एक ऐसा होता, एक बिल्कुल इसी की मुंडी पे रख दिया मैंने ऐसा, तो पूरा का पूरा फ्लक्स उससे लिंक हो गया और हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया। मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो
एवरीवेयर, वो तभी पॉसिबल है कि जब कट रहा हो, क्योंकि इसका आता हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर माइनस एम आई आई, और ऑब्वियसली इसकी वैल्यू रूट L1 L2 होती है, याद करो ये, लेकिन ये परफेक्ट कपलिंग है तो m की वैल्यू रूट L1 L2 ही होगी, मतलब L ही होगी, और अगर माइनस लोगे तभी जस्टिफाइड होगा कि आंसर 0 है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में होते, देखो अगर सेम डायरेक्शन में होते, ये देखते हैं, अब एनर्जी लिखते तो हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर एम आई स्क्वायर, और m की वैल्यू ही l है, तो ये हाफ एल आई स्क्वायर एल 2i स्क्वायर बन गया, और ये जस्टिफाइड है, क्योंकि एक ही कॉइल में हमने करंट डबल मान लिया, या तो आप एक ही कॉइल में करंट डबल मान लो, या आप लिखोगे इसका इसका म्यूचुअल, 3 टर्म आएंगे और m की वैल्यू l होगी इसमें। ये समझ पा रहे हो m की वैल्यू l कैसे? क्योंकि आप ऐसे सोचिए, l की डेफिनेशन क्या है, इसमें करंट भेजा कितना फ्लक्स आया इससे, तो एल आई, लेकिन अगर बिल्कुल बगल में ही एक और कॉइल रख दी तो जो इससे आया वही इससे आया, तो यही वैल्यू एम आई है, और दोनों फ्लक्स बराबर है, तो एल और एम बराबर है। समझ गए? तो सेम डायरेक्शन में ऐड हो रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट होंगे टोटल एनर्जी जब निकालेंगे। जनरली हम म्यूचुअल इंडक्टेंस नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ऐड कब होने हैं ये सोच लो, दोनों के मैग्नेटिक फील्ड जुड़ रहे हैं तो ऐड कर दो, घट रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक। अल्टरनेटिंग करंट में, एक मिनट, अल्टरनेटिंग करंट में पैरेलल सर्किट वर्किट आएंगे नहीं, तो पैरेलल आएगा तो इंडिपेंडेंट सर्किट ही आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा, भले ही मैंने टेस्ट में दिया है या नहीं दिया है। इन जनरल सीरीज सर्किट ही आते हैं, तो बस ध्यान रखो कि जब सीरीज सर्किट सॉल्व कर रहे हैं तो करंट का फेजर बनाइए और वोल्टेज VR, VL, VC याद है, और यहां हम वोल्टेज का फेजर बनाएंगे और इस पे VL वोल्टेज का फेजर बनाएंगे, तो करंट थ्रू इंडक्टर नीचे, करंट थ्रू कैपेसिटर रेजिस्टर इधर, हीट अगर पूछी है तो सिर्फ जो रेजिस्टेंस पे हीट आएगी सिर्फ वही निकाल दो। हाँ रेजिस्टेंस पे, रेजिस्टेंस के तो फेजर दिक्कत ही नहीं ना, यहां से करंट निकालो आई स्क्वायर आर, मतलब फेजर यहां की है इसके। अगर आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद नहीं है तो मैं एग्जांपल देता हूं, तो 10 ओम, 6 ओम, 3 ओम, 20 वोल्ट, तो यहां से करंट कितना गया? वैसे करंट में एरो मीनिंगलेस है, समझ रहे हो ना, इसमें एरो का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो तो यहां लगाया होता डिवाइस तो उसकी रीडिंग क्या होती, एसी डिवाइस की कितनी आएगी? 5 ओम रेजिस्टेंस है तो 4 एंपियर, और ये 4 एंपियर क्या है, जो एमीटर लगा होता वो रीड करता। तो अगर हीट पूछी होती तो हम निकालते आई स्क्वायर आर, और कॉस फाई की वैल्यू 1, ठीक है। ये समझ गया ना, क्योंकि रेजिस्टेंस से करंट और ये, तो आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर इंटू डेल्टा टी, ठीक। फेजर कैसे बनते? तो वो यहां करंट का फेजर ये है, तो वी आर कितना है? 12 वोल्ट। VL कौन सा है? VL ऊपर आएगा कितना? 24 वोल्ट। VC 40 वोल्ट, और ये V नेट हमारा ये है, और कितना? 20 वोल्ट। तो लीड करा, तो करंट लीड्स वोल्टेज
बाय, सॉरी वोल्टेज लीड्स, करंट ही तो लीड कर रहा है, करंट लीड्स वोल्टेज बाय tan इनवर्स 4/3। अब देखो, या तो आपको रिजल्ट याद हो कि इसका क्या आता है, नहीं याद हो तो इससे हमेशा काम चल जाएगा। फेजर बनाओ, आंसर आपके हमेशा सही आएंगे। इवन आंसर क्या, हम फंक्शन भी हमेशा लिख पाएंगे, क्योंकि अगर वोल्टेज का फंक्शन दिया है तो करंट का डायरेक्ट मिल जाएगा, साइन ओमेगा टी में फाई जोड़ देना, और इसका मिल गया तो π/2 जोड़ दो इसका, π/2 घटा दो इसका। और इसी में ये वाला लेते हैं, तो 4 ओम, 3 ओम, 5 ओम, 20 वोल्ट। अब लिखते, तो यहां हम वोल्टेज का फेजर बनाएंगे, तो वोल्टेज वी नेट 20 वोल्ट, तो करंट थ्रू कैपेसिटर कितना आएगा, 4 एंपियर। करंट थ्रू अबव सर्किट, समझ में आ रहा है ये कितना आएगा, ये भी 4 एंपियर, और ये एंगल कितना है 53 L/R 37। मैं तो ऐसे याद रखता हूं कि 37 आएगा या 53, दो ही ऑप्शन थे, रेशो है। अब अगर इंडक्टर नहीं होता तो एंगल 0 आता, इंडक्टर की वजह से ही तो मुड़ रहा है, तो इंडक्टर जितना बड़ा उतना ज्यादा मुड़ेगा, तो इंडक्टर 3 है तो 37, इंडक्टर 4 होता तो और ज्यादा मुड़ता, 53 आता। ठीक, तो नेट करंट कहां आएगा, नेट करंट ये है, और आई नेट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 4 स्क्वायर 2 4 4 cos 90 प्लस 37। आ गया समझ में, तो 4 कॉमन ले लो, इवन 8 कॉमन ले लो, 16 और 32 कॉमन ले लें, 4√2, 1 प्लस cos 90 प्लस 37 3/5, 2/5, 8/√5। अभी रुको, ये 8/√5 एम्पियर हमने निकाल लिया, और ये एंगल हम डेल भी निकाल सकते हैं। वैसे ये डायरेक्ट कह सकते हो 4 और 4 है तो एंगल बाइसेक्टर पे जाएगा, तो ये 90 प्लस 37 है, तो ये 45 प्लस 37/2 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से फाई निकाल सकते हैं। तो ये फाई मिल गया, तो हमें करंट मिल गया, ये करंट नेट है। अब अगर पावर पूछी होती तो आपको पावर के लिए इतना करने की जरूरत नहीं, ऊपर वाली ब्रांच से 4 एंपियर था, नीचे वाली ब्रांच से भी 4 एंपियर ही था, तो पावर तो हम 4 स्क्वायर इंटू 4 ये आ जाती। ठीक है, हाँ, हर चीज आरएमएस की बात हो रही है, पावर एवरेज की बात हो रही है। हाँ, तभी तो हम डायरेक्ट हीट में I²R लिख रहे हैं, दरअसल फॉर्मूला IRMS²R है, कुछ नहीं दिया इसीलिए वो आरएमएस है। ठीक है, हाँ, इसी में अगर पावर फैक्टर निकालना होता तो दो तरीके थे। एक तरीका VRMS IRMS cos phi, आरएमएस वोल्टेज 20, आरएमएस करंट यहां से जाने वाला कितना 8/√5, cos phi नहीं पता निकाल लेंगे, लेकिन पावर तो हमारे पास पता है 64 है, कंपेयर कर लो, cos phi निकल आएगा। तो आप फेजर से भी निकाल सकते हो, कंपेयर करके भी निकाल सकते हो। बस कंपेयर करने का नुकसान यह है कि इसमें हमें पता नहीं चलेगा कि cos phi निकला है, वो phi प्लस है कि माइनस है, कि कौन लीड कर रहा है। लीड और लैग तो यहां से पता चलेगा कि करंट लीड कर रहा है, कैपेसिटिव आएगा।
आई का वर्टिकल कंपोनेंट, ये V है नेट, ये आई नेट, तो ये फाई, तो आई नेट का कॉस फाई ये एपरेंट करंट है या आई इफेक्टिव करंट है, और आई नेट का साइन कंपोनेंट वॉटलेस करंट है। मतलब इसमें सबसे बढ़िया अप्रोच है फेजर आपको बनाते हुए आना चाहिए, तो आपको कुछ चीज याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, सीरीज में करंट का कॉमन फेजर है, करंट के फेजर से शुरुआत की, लीड लैग देखा। पैरेलल में वोल्टेज का कॉमन फेजर है, उससे हमने करंट बना दिए, वहां करंट से वोल्टेज बनाया। देखो क्वेश्चन इसमें है कि मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर पूछा है इस पे, तो Q का अगर मैं फंक्शन निकाल लूं तो काम चल जाएगा, और फंक्शन आएगा CV साइन ओमेगा टी, और इस पे ड्रॉप कितना है 40 वोल्ट, तो इसके ड्रॉप का फंक्शन एट टाइम t 40√2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई है। 40 वोल्ट आरएमएस ड्रॉप है, तो पीक 40√2 होगा। तो इस पे चार्ज किसी भी टाइम पे कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज 40√2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, तो मैक्सिमम चार्ज कितना है ये, कब होगा, फंक्शन लिखो, ग्राफ बनाओ और उससे देखो। ठीक है, ठीक है। हाँ, इसमें क्वालिटी फैक्टर वाला टर्म एक इंपॉर्टेंट है कि क्वालिटी फैक्टर क्या था, तो ये हमारा अगर आई मैक्स है, आई नॉट, ऑब्वियसली ये V बाय आर होगा, तो वो वैल्यूज देखो जब करंट हमारा आई नॉट बाय √2 हो गया, तो जिन दो वैल्यू पे हुआ ये ω1 और ω2 है, तो क्वालिटी फैक्टर में पहले बैंडविड्थ है डेल्टा ओमेगा, ω2 माइनस ω1, और क्वालिटी फैक्टर होता है ω0 बाय डेल्टा ओमेगा। ω0 कौन सा है ये, और ये सॉल्व करने पे याद रखिए रिजल्ट, क्योंकि वैसे सॉल्व करना बहुत गंदा है, XL बाय आर, और XL क्या है रेजोनेंस पे, XL ओमेगा L XC 1/ωc, ठीक, और XL और XC बराबर हैं एट रेजोनेंस, और किसके बराबर, इनको मल्टीप्लाई कर दो √L/C, ध्यान दो ये XL हमेशा का नहीं, रेजोनेंस का XL, इसीलिए आंसर XL की बजाय ये लिखना बेहतर है, क्योंकि यहां कंफ्यूजन ये होता है कि ये सिर्फ इंडक्टर पर डिपेंड कर रहा है, जबकि इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों की प्रॉपर्टी है। कैसे निकाला, एट रेजोनेंस XL और XC बराबर है, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां L/C बन जाएगा, ω0 कट जाएगा, तो ये बनेगा, ये हमारा क्वालिटी फैक्टर है। और बैंडविड्थ क्या है ये निकाल लोगे, ω0 पता है, तो बैंडविड्थ अगर पूछी जाए डेल्टा ओमेगा, ω0 बाय क्वालिटी फैक्टर, और ω0 क्या है रेजोनेंस 1/√LC।